जब रिज़ल्ट आया था तो मैं अपने रूम पे था कि अगर मुझे CAPF एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे उस एग्ज़ाम में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, तो मेरा क्या बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, लाइक क्वालिफिकेशन। पापा रिज़ल्ट भी आ गया है और मेरी ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई है। तो CAPF को क्रैक करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? यूपीएससी के बोर्ड मेंबर्स ने खुद कुछ बच्चों को, इस बार मेरे साथ के बच्चे थे, उनको ये बोल के भेजा था कि बाहर जाके बता दीजिएगा आप लोगों को कि ऐसा हिंदी इंग्लिश का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको आके इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है, या इंग्लिश में देंगे तो आपको एज मिलेगा। तो आपने बताया कि आपके जो पापा हैं वो किसान हैं। लास्ट के यूपीएससी के 7-8 साल के सभी एग्ज़ाम्स के, जितने भी एग्ज़ाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराती है, चाहे CSC हो गया, CDS हो गया, CAPF हो गया, NDA हो गया या जियो साइंटिस्ट का हो गया, ये सारे एग्ज़ाम के पेपर्स आप उठाइए, कोई फ़र्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। क्या हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है KGS टॉक में। मेरा नाम है शांतनु और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। इंस्पिरेशनल स्टोरी क्यों? क्योंकि आप जब इस पॉडकास्ट को पूरा देखेंगे तो आपको सच में ये फील होगा कि अगर मेहनत को शिद्दत से किया जाए, अगर मेहनत के पीछे पूरी जान लगा दी जाए तो सफलता बहुत छोटी चीज़ हो जाती है हमारे लिए। और इसी सफलता की कहानी में आज आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी मैं लेके आया हूँ, एक ऐसे कैंडिडेट की जिसने एक सपना सजोया था और उस सपने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से झोंका और फाइनली उस अचीवमेंट तक अपने आप को यहाँ देखा। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं वेलकम करूँगा आज के हमारे चैम्पियन, आज के हमारे ऑफिसर, जिनका नाम है श्याम यादव, जिन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्ज़ाम क्रैक करा है। क्या है एग्ज़ाम, क्या है वो जर्नी, कैसी है ये स्टोरी, आइए देखते हैं। हेलो श्याम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है KGS टॉक में। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हेयर। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने एक ऐसा एग्ज़ाम क्रैक करा जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अभी आपको कैसा फील हो रहा है? 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो पहले तो कुछ सेकंड्स के लिए मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था, पर फिर मैंने रिज़ल्ट को 2-3 बार चेक किया, उसके बाद मुझे ये विश्वास हुआ कि हाँ, मेरी ऑल इंडिया रैंक सेकंड आ गई है। हालांकि एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था कि हाँ, पेपर 1 में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो सिलेक्शन के फेयर चांसेस हैं, पर इतना मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मेरी ऑल इंडिया रैंक सेकंड आ जाएगी। दोस्तों, आपको मैं यहाँ बता दूं कि श्याम जो आप मेरे सामने देखे हैं, बैठे हैं, इन्होंने CAPF जैसा बड़ा एग्जाम क्रैक किया और असिस्टेंट कमांडेंट पे ऑल इंडिया रैंक इनकी 2 आई है। आप समझ सकते हैं, पूरे भारत में इनका दूसरा स्थान आया। ये एक अचीवमेंट नहीं है, ये एक ऐसी उपलब्धि है जो शायद सभी बच्चे नहीं सोच पाते हैं। मैं आपसे श्याम यहाँ जानना चाहूँगा, आपने कभी सोचा था कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 2 आ जाएगी, या आपने कभी सोचा था कि आप इस एग्ज़ाम में सिर्फ पास नहीं करोगे इस एग्ज़ाम को, इस एग्ज़ाम में आप वो हासिल कर लोगे जो शायद किसी ने सोचा ना हो? वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 2 एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बारे में कभी सोचा था, आपने दिमाग में आया था? टू बी ऑनेस्ट, ऐसा ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 या 2 ऐसी चीज़ें हम अक्सर सोचते नहीं हैं। ये चीज़ें हम अपनी प्रिपरेशन पूरी मेहनत करते हैं और ये चीज़ें हैं कुछ ईश्वर की कृपा से, कुछ हमारी मेहनत से जब आनी होती है तो आ जाती हैं। हालांकि लास्ट ईयर हमारे कुछ सीनियर्स थे, एक हमारे सीनियर थे जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, योगेश मीना सर थे। उनकी ऑल इंडिया रैंक 11 आई थी। ग्रेट। तो उनका रिजल्ट देखने के बाद थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन हमें मिला था कि अगर इनकी आ सकती है तो शायद हमारी भी ऑल इंडिया रैंक अंडर 20 आ सकती है। अच्छा, आपने इस बारे में सोच लिया था? मतलब हमने सोचा था, पर ये नहीं सोचा था कि ऑल इंडिया रैंक 2 आ जाएगी। बस हमने एक सपना देखा था कि शायद आ सकती है। अच्छा, आपका मैं यहाँ पे और भी चीज़ें जानूंगा, हमारे दर्शकों को यहाँ पे आपके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपका स्कूलिंग कैसा रहा, कैसे आपके दिमाग में CAPF, डिफेंस आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे डिफेंस में ही जाना है? मैं ज़रा जानना चाहता हूँ इसके बारे में, प्लीज़ थोड़ा बताइए। मेरा नाम श्याम यादव है, मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी माताजी गृहिणी हैं। और मेरी स्कूलिंग वगैरह आजमगढ़ से नहीं बल्कि अंबेडकर नगर से हुई थी। हाँ। आजमगढ़ से 20 किलोमीटर दूर श्री कृष्णा चिल्ड्रन सेंट्रल एकेडमी नाम का स्कूल है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में B.Tech किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा। BIT झांसी से। ओके। तो जब हम फाइनल ईयर में थे तो उस टाइम पे मेरे साथ के कुछ दोस्त थे जो लोग डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उस टाइम पे हम भी कैरियर एक्सप्लोर कर रहे थे।
तो उन लोगों से मुझे पता चला था कि डिफेंस एग्ज़ाम्स के बारे में। तो अच्छा। मैंने CDS, FCAT और ये CAPF ये सब एग्ज़ाम्स एक्सप्लोर करे। और फिर मुझे इन एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला कि ये एग्ज़ाम कैसे कैसे दे के फिर कौन कौन सी रैंक पे जा सकते हैं, फिर इनसे क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आपने बताया कि आपके जो पापा हैं वो किसान हैं। आपके पापा ने कभी आपको इसके लिए प्रेरित किया, क्योंकि आपने बताया कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग है, जी और जहाँ तक मैं जानता हूँ इंजीनियरिंग वाले बंदे अपने आप को कॉरपोरेट की तरफ ले जाते हैं, वो हाई पेइंग सैलरी, वो एक अलग लैविश लाइफ। आपने अपने आप को डिफेंस की तरफ स्विच कर लिया। आपने अभी जस्ट बताया कि आपके कई सारे दोस्त मित्र थे जिन्होंने आपको गाइड किया। आपने कभी सोचा नहीं कि मैं अपनी कोर जॉब में जाऊँ जहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है? पहले आपने जैसे कि पिताजी के बारे में पूछा, तो मेरे पिताजी ने पूरे जीवन में कभी मुझे ये नहीं कहा कि बेटा तुम्हें ये लाइन में जाना है या यही करना है। अच्छा। उन्होंने मुझे बचपन से ये एक तरह से फुल फ्रीडम दे रखी थी कि आपको जो भी कैरियर आपको पसंद हो उस कैरियर में आप जाइए, और हम अपनी तरफ से जितना सपोर्ट हो सकता है हम पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या बात है। और डिफेंस की तरफ ये था कि जब हम कैरियर एक्सप्लोर कर रहे थे तो मैंने बहुत सारे कैरियर देखे थे। अच्छा। तो IT सेक्टर भी देखा, अपनी कोर मैकेनिकल की जॉब्स भी देखी थी, उसके अलावा बाकी सिविल्स की तरफ भी देखा था, और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारी चीज़ें देखी थी। पर जब डिफेंस के बारे में पता चला और मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया इसके बारे में, फिर कोविड टाइम्स में बहुत सारे वेटरन्स ने ये पॉडकास्ट वगैरह स्टार्ट किए थे, तो उन्होंने आर्मी वगैरह की, बाकी फोर्सेस की जो लाइफस्टाइल है और फोर्सेस के अंदर में जो लाइफ होती है वो किस तरह की लाइफ होती है, तो वो सब देखने के बाद, समझने के बाद फिर मुझे लगा कि ये वो लाइफ है जो मैं जीना चाहता हूँ। और उस टाइम के बाद से मेरा ये कॉरपोरेट की तरफ एकदम से इंटरेस्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था। जी। तो उसी टाइम ये फाइनल ईयर में ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका था कि अगर सुकून कहीं पे मिलेगा तो ये इसी जॉब में मिलेगा। ये कहते हैं ना, वर्दी से खूबसूरत कोई ब्रांड का कपड़ा नहीं होता। जी जी। क्या बात है। आप वहाँ पहुँच गए हैं, कईयों का सपना है। ये पॉडकास्ट आपके ही थ्रू बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखेंगे जो शायद आपसे इंस्पिरेशन लें। आपका इंस्पिरेशन कोई और रहा है, आप बहुतों के अब इंस्पिरेशन बनेंगे। अच्छा, मुझे वो मोमेंट ज़रा जानना है जब आपका रिज़ल्ट आया था। आप कहाँ पे थे, आपका एक्सप्रेशन क्या था, और आपने रिज़ल्ट आने के बाद अपने पापा को कैसे बताया था? क्या पापा साथ में थे या आपने पापा को कॉल किया था? क्या था वो मंज़र, ज़रा मैं जानना चाहूँगा। जब रिजल्ट आया था तो मैं आजमगढ़ में अपने रूम पे था। अच्छा, रूम मतलब कि अपने घर पे? नहीं, मैं अपने घर पे नहीं था, घर अच्छा। से मैं 50 किलोमीटर दूर था, वहाँ ठीक मैं है। रूम लेके रहता था क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही थी लेखपाल की। अच्छा। तो जब रिज़ल्ट आया था तो हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे उस दिन कि रिज़ल्ट आएगा आएगा, तो 7 बज गए थे इंतज़ार करते करते। तो 7:05 या 10 मिनट के आसपास रिज़ल्ट आया था। शाम की बात है ये? शाम को। ठीक है। तो जब रिज़ल्ट आया तो पहले तो रिज़ल्ट आया, ग्रुप पे आया मैसेज कि रिज़ल्ट आ गया है, तो ठीक पहले है। तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। फिर मैंने एक बार वेबसाइट चेक की तो 1-2 बार तो वेबसाइट खुली नहीं क्योंकि अच्छा, लोड बहुत ज़्यादा भरोसा था। मतलब किसका भरोसा नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, या रिजल्ट का भरोसा? नहीं, रिज़ल्ट का नहीं हुआ क्योंकि अच्छा। काफ़ी उस टाइम पे बच्चे मजाक भी करते हैं रिज़ल्ट के अच्छा, टाइम पे। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैंने UPSC की वेबसाइट खोली और रिज़ल्ट डाउनलोड किया। रिज़ल्ट डाउनलोड करके मैंने एक पेज ही स्क्रॉल किया होगा, ठीक है। और मुझे रोल नंबर सर्च करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, वो पहले ही नाम दिख गया फर्स्ट पेज पे। अच्छा, ये फिर कैसा फील हुआ था वहाँ पे? ये कह सकते हैं कि क्योंकि अविश्वसनीय। मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी, ये हमारा मेंटल थॉट नहीं होता कि हम पहला दूसरा नाम हमारा जी, होगा, वही। ऐसा कुछ। बिल्कुल वैसी ही फीलिंग थी कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये चीज़। तो एक बार मैंने कंफर्म करने के लिए फिर अपना रोल नंबर, एडमिट कार्ड निकाला, अच्छा। रोल नंबर फिर से लिया और फिर से रोल नंबर डाल के सर्च किया, तो रोल नंबर और नाम दोनों मैच हुए। तो Great. फिर मुझे कंफर्म हुआ। फिर मैंने क्या एक्सप्रेशन था उस समय? मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है, गूज़बम्प से आ रहे हैं वो मोमेंट याद करके। कैसा था वो मोमेंट, क्या था, बताइए प्लीज़। मोमेंट यही था कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद जब मिलता है तो वो एक तरह से खुशी भी रहती है, पर वो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, तो उस रिलीफ में थोड़ा बहुत आंखें नम हो जाती हैं। वो तो आप बनता है भाई, इतनी मेहनत तो है, आंसुओं के थ्रू ही निकलती। तो उसके बाद मैंने कॉल किया था पापा को। अच्छा, आपने पापा को फ़ोन हाँ किया जी, था? मैंने घर पे कॉल किया और मैंने कॉल करके बस इतना बताया कि पापा हो गया है। अच्छा जी। तो बस क्या इतना बता reaction कि इसके था? आगे मैं कुछ बोल नहीं पाया था। ओके। जी अच्छा, आपके पापा को पता था कि आप अभी CAPF की तैयारी कर रहे हैं? जी, ये इंटरव्यू वगैरह देने आया था तो पापा को ये सारी चीज़ें पता थी कि मैं प्रोसेस ठीक है। में हूँ, एग्ज़ाम अच्छा। हो गया है, फिजिकल हो गया है, इंटरव्यू हो गया है ग्रेट। और रिज़ल्ट आने वाला है। तो फिर
इसके बाद मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं पाया था, बस मैंने इतना बताया था कि पापा हो गया है। हाँ हाँ। और उसके बाद मैंने कॉल कट कर दिया था। अच्छा, आपने कॉल कट कर दिया? जी। अच्छा जी। फिर उसके थोड़ी देर बाद जब मैं खुद को संभाला और उसके थोड़ी और एक और मेरे रूममेट थे, वो भी उस टाइम पे साथ में थे, अच्छा तो हम दोनों ने साथ में ही रिजल्ट देखा था। अच्छा तो उन्होंने तो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था अच्छा जी। और बाकी वही स्टेटस वगैरह लगा दिए, कॉल वॉल कर दिया एक दो जगह। पापा का फिर दोबारा कॉल आया था कि नहीं? फिर उसके बाद 2-3 मिनट बाद मैंने खुद वो किया। अच्छा। फिर मैंने कॉल किया घर पे, हाँ, फिर हाँ, सभी को बताया कि पापा रिजल्ट भी आ गया है और मेरी ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई है। ओहो, फिर? तो उसके बाद मेरी बहनें थी, मेरी माताजी थी, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। मम्मी को पता था कि आपने क्या अचीव किया है? जी, मम्मी को इस लेवल क्योंकि- का आइडिया तो नहीं है, क्योंकि ये बैकग्राउंड नहीं रहा है हम लोगों के परिवार का। तो बट इतना तो पता था कि जब बताया गया कि ऑल इंडिया रैंक सेकंड है, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया था कि हाँ मम्मी कुछ तो खुश बड़ा कि किया लड़का है। हमारा अधिकारी हाँ, बन गया है। हाँ जी। क्या बात है। मुझे तो अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं दोस्तों। एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पे हम वो कहते हैं ना कि संघर्ष के दिनों में कोई नहीं होता, सफलता में शोर मचाने बहुत लोग आ जाते हैं। और ये संघर्ष के दिनों को एक कैंडिडेट अगर कह सकते हैं जी रहा, तो उस दौरान उसके दोस्त, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, ये लोग जो होते हैं उन संघर्ष के दिनों को जीते हैं, उसका गुरु। तो संघर्ष की बाद की जो कहानी होती है वो इस तरीके से दिखती है। आपसे मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ मेरे पास क्वेश्चंस भी हैं और ये क्वेश्चन जो हैं ये बहुत सारे हमारे उन युवा कह सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर ऑफिसर्स के हैं जो शायद आपको देख रहे हैं अभी या आपको सुन रहे हैं। उनके इतने सारे क्वेश्चन से मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा सजेशन यहाँ पे, सॉरी सजेशन कहना गलत होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये है कि ये जो जर्नी आपने स्विच करी है, जर्नी गई है, उस बीच में आपने एक शब्द, एक नाम लिया था कि लेखपाल की ट्रेनिंग चल रही थी। जी। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि क्या ये आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं अभी किसी फील्ड में हैं या क्या, इस बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर मेरा क्वेश्चन आपके सामने फिर उसके बाद आएगा। लेखपाल का एग्ज़ाम मेरा हुआ था 2022 उत्तर में। प्रदेश लेखपाल जो जी, आप बता रहे हैं। उत्तर ठीक है, प्रदेश राजस्व लेखपाल। ठीक है। इसका परीक्षा हुआ था 2022 में, जब मैं ग्रेजुएशन से जस्ट निकला था। अच्छा, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आपने वो एग्ज़ाम क्रैक जी। करा था वहाँ पे। और उसके बाद कुछ कोर्ट केस वगैरह हो गए थे आंसर की से लेके, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा ज्वाइनिंग थोड़ा सा डिले हो गया था। अच्छा। और ये ज्वाइनिंग डिले होते होते लगभग 1.5 साल हो गए थे। और इसकी अच्छा। ज्वाइनिंग पिछले साल जब मैंने 2023 का अटेम्प्ट दिया था CPF का, ठीक है। इसका फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें मैं मेरिट आउट हो गया था। अच्छा। तो उसके 3 दिन बाद इसकी ज्वाइनिंग आई थी। ओके। तो तब से हमारी अभी तक ट्रेनिंग चल रही थी। अभी 10 महीने 11 लगभग साल भर हो जाएगा अब जुलाई में। तो अभी तक मेरी इसमें ट्रेनिंग ही चल रही है लेखपाल में। तो अभी तो आपने डिसाइड किया है कि आप इसमें CAPF में ही, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। जी। अच्छा, जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, ये क्वेश्चन मेरा भी आपसे है, तो ऑलरेडी अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वॉट एवर जो भी है, उस दौरान पढ़ाई को कैसे मैनेज करते थे? स्पेशली इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करना और इस लेवल पे क्रैक करना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो पढ़ाई, जॉब, सब कुछ कैसे मैनेज करते थे? आप ज़रा मुझे प्लीज़ बताइए इस बारे में, क्योंकि ट्रेनिंग में आपका ट्रेनिंग कितने आवर्स का होता था वहाँ पे? ट्रेनिंग हम लोगों का ऐसा था कि 1 महीने हम लोगों की क्लासरूम ट्रेनिंग चलती थी, ठीक 1 महीने है। फील्ड ट्रेनिंग चलती थी। ठीक है। तो क्लासरूम ट्रेनिंग हम लोगों की 9 बजे से 4 बजे तक होती थी। अच्छा। और फील्ड ट्रेनिंग जो थी वो काम के ऊपर डिपेंड करता था कि हम ठीक है। फील्ड में पहुंचते थे, फिर हमारे सीनियर जो भी लेखपाल थे उनके साथ जितना सीखा जा सकता है वो हमें सिखाते थे। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फील्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर क्लासरूम ट्रेनिंग आपकी चल रही, तो आप ऑक्यूपाइड होते थे वहाँ पे। जी। फिर आपने कैसे इस प्रिपरेशन को अंजाम दिया और कैसे आपने अपने टाइम को मैनेज किया? बड़ा क्वेश्चन आपसे ये है। टाइम मैनेजमेंट का मेरा यही था कि ये जॉब में आने के बाद इतना तो क्लियर हो गया था कि जाना तो फौज में ही था शुरू ठीक से है। ही, पर क्योंकि एक जॉब में ऑलरेडी था तो ये क्लियर था कि अगर इससे ज़्यादा मेहनत नहीं किया तो शायद यहीं रह जाऊंगा। ठीक है। तो ये एक तरह से नेगेटिव में ना लेके ये एक तरह से मोटिवेशन का काम किया इस चीज़ ने मेरे लिए। अच्छा। तो इसके बाद जॉब से जब हम भी आते थे शाम को, उसके बाद हमारा ये अगस्त में एग्ज़ाम हो चुका था, तो ज्वाइनिंग के जस्ट 1 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम हो चुका था रिटन का। ठीक है। तो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लोड नहीं था, बट अगले अटेम्प्ट की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी मैंने, क्योंकि
एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें अनसर्टेनिटी बहुत होती है कि सेकंड स्टेज पे मेडिकल आउट हो जाएंगे या फिर फाइनल में इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ हो गया, तो इस वजह से मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और उसके अलावा फ़िज़िकल की भी तैयारी करनी थी। तो जब हम वहाँ ट्रेनिंग से आते थे शाम को, उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम मिल जाता था कि 4 साढ़े 4 बजे तक हम रूम पे आ जाते थे और उसके बाद एक डेढ़ घंटे रेस्ट करने के बाद शाम को ग्राउंड में जाना, 1-1.5 घंटे उधर ग्राउंड में बिताना जी। और वहाँ से आने के बाद फिर या तो क्लास होती थी पेपर 2 के लिए, तो वो क्लास अटेंड करते थे, उसके बाद बाकी सेल्फ स्टडी करते थे, बाकी डिनर करते थे और 12-1 बजे तक आराम से सो जाते थे, फिर सुबह उठते थे। सेम रूटीन आप फॉलो करते थे। एक बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा कि किसी भी या CAPF एग्जाम की बात करें तो CAPF को क्रैक करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? एक बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, इसका आंसर तो शायद देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है? ये क्वेश्चन आपने ऐसा पूछा है कि ये सच में काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिल्कुल। कि क्योंकि पढ़ाई को मुझे लगता नहीं है कि क्वांटिफाई किया जा सकता है ऐसे घंटों में, तो मेरा ये मानना है कि डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम है कितना। ठीक है। बट मैंने प्रिपरेशन 2021 से स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। जब मैं फाइनल ईयर में था और मुझे लग गए 4 साल आते आते यहाँ फाइनल रिजल्ट तक। पर अगर कोई एकदम स्टार्ट से स्टार्ट कर रहा है और उसे करना है, तो मेरे ख्याल से कि 1-1.5 साल तक उसे लगभग 6 से 8 घंटे कंसिस्टेंट क्वालिटी आवर्स देने पड़ेंगे। घड़ी से देखे हुए नहीं, बल्कि क्वालिटी आवर्स दें वो, जिसमें वो ब्रेक वगैरह को एक्सक्लूड करें। जो फोकस 6 से 8 घंटे की पढ़ाई होती है, वो अगर 1 साल तक आप कर ले गए हैं, तो मुझे लगता है कि CAPF का एग्ज़ाम तो आप क्लियर कर सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मुझे हमारे ही एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि जब भी सर आपके सामने आएंगे तो आप एक बार डिस्कस कीजिएगा कि मैं ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट मेरा फाइनल ईयर है जी। मुझे CAPF एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? लाइक मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, मेरा उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम होते हैं, फिज़िकल होता है तो उसमें क्या होता है, इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होता है। तो थोड़ा सा एक बार मैं चाहूँगा कि जो बच्चा यहाँ पे बिगनर है, जिसको CAPF एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता और वो दूर दराज कहीं गाँव में बैठा जाए, शायद जहाँ पे शायद उसको कोई मेंटोर नहीं कर पा रहा हो, आप ज़रा मुझे एक चीज़ यहाँ पे बता दीजिए कि अगर मुझे CAPF एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे उस एग्ज़ाम में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, तो मेरा क्या बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए? लाइक क्वालिफ़िकेशन, एज क्राइटेरिया अगर आप बता पाएँ, साथ ही साथ मेरा जो भी एग्ज़ाम पैटर्न एग्जैक्टली क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। ये CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आपने BA किया हो, BSc, BTech, BCom। क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक वो होगा क्या कि ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए या ऐसा कुछ, कि केवल ग्रेजुएट आप हो? जी, जहाँ तक मुझे आइडिया है, आप केवल ग्रेजुएट होने चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास करी होनी चाहिए। ठीक है। और एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ ऐसा है कि इसमें एक ही दिन में रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं सिंगल डे में, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक दिन में ये हो जाएंगे जी। ठीक है। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर 2 सब्जेक्टिव होता है, जिसमें एसे, प्रीसी राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग और ग्रामर वगैरह आते हैं। अच्छा। और ये रिटन एग्ज़ाम के लगभग 4 से 5 महीने बाद हमारा फिजिकल और मेडिकल होता है। 4 से 5 महीने बाद? जी। वहाँ पे फिजिकल होगा और मेडिकल होगा? जी। अब फिजिकल में क्या क्या होता है वहाँ पे? फिजिकल में हमारा होता है, पहले PST होता है, जिसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है। उसमें हमारा हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें मेज़र करी जाती हैं। हाइट एंड वेट? जी। मतलब हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए? जी, हाइट, वेट और चेस्ट मेज़र किया जाता है। ठीक है। तो इन तीनों में अगर आप पास होते हैं, इसके बाद आपका PET होता है, जिसे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट बोलते हैं। ओके। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में हमारे 4 टेस्ट होते हैं। अच्छा। उसमें 100 मीटर होता है, 100 मीटर आपको 16 सेकेंड में करना होता है। 16 सेकेंड में 100 मीटर? जी। ओके। उसके अलावा उसके बाद 800 मीटर होता है, जिसको हमें 3 मिनट एंड 45 सेकेंड्स में करना होता है। ये सेम डे पे ही होता है? जी, सेम डे पे होता है। अच्छा। और उसके बाद हमारा होता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में हमें 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। 3 अटेम्प्ट मिलते हैं क्वालिफाई करने के लिए? जी। ठीक है। और लॉन्ग जंप के बाद हमारा होता है शॉर्ट पुट थ्रो। ठीक है। तो शॉर्ट पुट में भी अभी पहले 1 अटेम्प्ट हुआ करते थे, पिछले 2 या 3 सालों से उसमें भी 3 अटेम्प्ट मिलने लगे हैं। अच्छा, मतलब आपको 3 बार मौका दिया जाएगा? जी। तो ये चारों टेस्ट मिला के बनते हैं आपके PET। ओके। तो अगर आप
PST क्वालिफाई कर ले गए, PET क्वालिफाई कर ले गए, उसके बाद आपको भेजा जाता है MST के लिए। अच्छा, मान लीजिए आपने PST क्वालिफाई कर लिया और PET में आप फेल हो जाते हैं, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जी। आपको मतलब क्वालिफाई आप मैंडेटरी किसी भी करना स्टेज पे यहाँ पे फेल होते हैं तो आप अच्छा। वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे है। ओके, और फिर आपको नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट बिगिनिंग साइकिल स्टार्ट में करना होगा। बिगनिंग से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है मतलब? और ये PET के बाद फिर हमारा स्टार्ट होता है MST, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, तो मेडिकल में क्या क्या रहता मेडिकल में हमारी सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, हमारी आइज टेस्ट की जाती हैं, नोज Overall पूरी और body ओवरऑल structure पूरी जो भी बॉडी demand जो भी रहता है। एक आर्म्ड फोर्सेस का मेडिकल होता है वैसे ही मेडिकल होता है। है? अच्छा, और फिर मेडिकल में जिनका क्लियर हो जाता है उनको नेक्स्ट, ये लगभग मेडिकल और फिजिकल दोनों मिला के 2 दिन चलता है अराउंड। अच्छा। तो जिनका क्लियर हो जाता है उनको दूसरे दिन भेज दिया अच्छा, जाता है घर, मेडिकल और उसका रिजल्ट जो होता है क्या ऑन ऑन हैंड ऑन स्पॉट दे दिया जाता है अच्छा, ये। ठीक है। और जिनको रीमेडिकल मिलता है उनको कुछ दिन के लिए रुकना पड़ता है। रीमेडिकल नहीं होता है, इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन चाहूँगा, इसमें हमारा रिव्यू मेडिकल होता है अच्छा, जी। तो हमें ज़्यादा दिन का टाइम नहीं मिलता है, जस्ट नेक्स्ट डे ही कोई दूसरे डॉक्टर अच्छा। उसको रिव्यू करते हैं जो भी हमारा रिजल्ट रहता है। ओके, तो अगर हम रिव्यू मेडिकल में क्लियर कर देते हैं वो, तो फिर हमारा मेडिकल क्लियर हो जाता है और फिर हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गए रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाता है। जी, फिजिकल और मेडिकल का रिजल्ट हमें तुरंत दे दिया जाता है। उसके बाद फिर हमारा उसके बाद interview। फिर हमारा इंटरव्यू का स्टार्ट होता है। ठीक है। और इंटरव्यू ये का टाइमिंग मतलब उससे कुछ टाइम बाद रहता है या फिर पास में ही? इंटरव्यू का मैंने 2 साल दिए हैं और दोनों साल में लगभग यही है कि 4 से 5 महीने का आपको टाइम मिल जाता मतलब है। आप जो फिजिकल आप टेस्ट देते हैं उसके 4-5 जी। महीने बाद। ओके, फिजिकल के 4-5 महीने फिजिकल के बाद 4-5 महीने का टाइम मिल जाता है लगभग। ठीक है। और इंटरव्यू में अगर हम बात करेंगे तो इंटरव्यू में भी जैसे आप बात करेंगे कि टोटल कितने मार्क्स का इंटरव्यू होता है ये कुछ? इसमें इंटरव्यू टोटल 150 मार्क्स का होता है। अच्छा। और ये सारे मार्क्स जुड़ते हैं क्या? जी मतलब आपका रिटन हो गया जिसमें ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड है, ऐसे जी। राइटिंग है, प्लस जी। मेडिकल और प्लस आपका इंटरव्यू, ये सारा उसके बाद करके ओवरऑल मेरिट बनती है? नहीं नहीं, इसमें क्या होता है कि रिटन के मार्क्स होते हैं, 200 नंबर का आपका पेपर 2 होता है ठीक है, और 250 मार्क्स का आपका पेपर 1 होता है। ठीक तो ये है। 450 हो गए। ठीक है, और इसके अलावा इंटरव्यू होता है आपका 150 मार्क्स का। ठीक तो है। टोटल ये 600 मार्क्स की मेरिट बनती है। ओके, और ये जो फिजिकल और मेडिकल है ये आपका बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मतलब मार्क्स इसमें नहीं जुड़ते हैं। ऑल राइट, जी। ग्रेट। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास कहीं कोई सोर्स नहीं है कि कैसे हम CFPF में जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे श्याम सर ने पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे बता दिया है। इंटरव्यू में आप बात कर रहे हैं, आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था अगर मैं बात करूँ तो? मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था। पहला अच्छा। अटेम्प्ट मैंने 2023 में दिया था। ठीक है। और ये 2024 का मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। तो इंटरव्यू का कैसा माहौल रहता है जब आप एक बार एंट्री लेते हैं? जाहिर सी बात है, कह सकते हैं ना कि बटरफ्लाई इन द स्टमक वाली फीलिंग है कि वहाँ पे तितलियाँ पेट में रहती हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है। आपके साथ कैसे क्या रहा था? आप दरवाजे पे खड़े हैं, आपको अंदर जाना है, सामने पैनल है, क्या उस दौरान आपको पूरी एक बार अपनी जर्नी याद आती है कि मैंने यहाँ से ऐसे किया, ये किया, अब मेरा ये लास्ट स्टेज है? क्या एक ऑल इंडिया रैंक 2 की क्या फीलिंग थी, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे। इंटरव्यू के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मुझे ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे मेंटोर मिल गए थे, अच्छा, जिन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। तो उन्होंने ऐसा नहीं था कि बस 10-15 दिन के लिए कोई रैंडम कोर्स करा दिया या हमें वो प्रिपरेशन करा दी। उन्होंने प्रॉपर 3-4 महीने हमें अच्छे से एक एक क्वालिटी के बारे में सेशन लेके उन क्वालिटीज़ को कैसे डेवलप किया जाएगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें सिखलाई, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस अच्छे लेवल पे पहुंच चुका था इंटरव्यू के पहले तक। ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे अभी इंटरव्यू से काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है एस्पिरेंट्स काफ़ी डरते हैं कि UPSC का एग्ज़ाम तो हम निकाल लेंगे, इंटरव्यू में क्या होगा। तो जो भी आप लोग मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह देखते हैं, रियल UPSC का इंटरव्यू उनसे काफ़ी डिफरेंट होता है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो कहीं ज़्यादा कॉर्डियल होते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉक इंटरव्यूज़। ओके। क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ में उनका काम होता है कि आपको एक तरह से सिमुलेशन देना कि आपके डेफ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिलाने की कोशिश की जाती है कि आप कैसे परफॉर्म करेंगे रियल में। जबकि रियल इंटरव्यू में वो बहुत ज़्यादा कॉर्डियल होते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। अच्छा, तो उस वजह से आपको ऐसा कुछ ज़्यादा प्रेशर फील अंदर होता नहीं है। पर अब कोई बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट पहले से ही रहेगा तो हो सकता है उसे ओवर थिंक नहीं करके जी, जाना वो ज़्यादा। अगर आप ओवर थिंक नहीं करेंगे तो वो इतना ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं अंदर कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कितने आती लोगों का नहीं है। मेंबर था अंदर पैनल में? CAPF में 4 लोगों का होता है पैनल। ठीक है।
जिसमें और- से एक तो यूपीएससी के मेंबर रहते हैं जो कि बोर्ड प्रेसिडेंट होते हैं, और बाकी 3 लोग एडवाइजर्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से। आप जब अंदर गए, अंदर जाने के बाद आप बैठे, पहला क्वेश्चन क्या था, याद है आपको? जी, इस बार जब मैं गया था तो मुझसे इस इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन तो पूछा गया था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ पे, अच्छा, क्या था क्वेश्चन, कि जरा बताइए। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2000 की है, तो ठीक है। ईयर 2000 के आप कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स बता दीजिए। अच्छा जी। हाँ जी। ओके। तो वो मुझे याद था थोड़ा सा कि हाँ, उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से, और उसके अलावा छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। अच्छा। तो वो सब चीज़ें इवेंट्स मुझे याद आ गए थे, तो वो मैंने टैकल कर लिया था क्वेश्चन। आपको इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा कहीं पे प्रॉब्लम हुई थी, या कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे नहीं बने थे उस समय? कुछ ऐसा था क्या वहाँ पे? कुछ ऐसा उन्होंने पूछा हो जो बिल्कुल आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी पूछ सकते हैं? जी, इस बार इंटरव्यू में मुझे लगा था कि क्वेश्चंस थोड़े से टफ़र साइड पे थे, अच्छा। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरा ऑलमोस्ट 95% इंटरव्यू डेफ पे हुआ था। अच्छा। तो वो लगभग लगभग थोड़ा बहुत हम पहले से प्रिपेयर करके जाते हैं, तो हमें रफ आइडिया रहता है कि हाँ, ऐसे अच्छा। क्वेश्चंस आएंगे और हम ऐसे ऐसे आंसर कर सकते हैं। इस बार हुआ कि मेरा डेफ पे इंटरव्यू बहुत कम चला था। इस बार ज़्यादातर एसआरटीज़ थी, और उसके अलावा रैंडम क्वेश्चन थे सीआईएसएफ वगैरह से रिलेटेड। अच्छा। और कुछ टफ क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे मुझसे, जो कि उस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि मैं इनका बहुत अच्छा आंसर नहीं कर पाया हूँ, पर रिज़ल्ट आने के बाद तो लग रहा है कि अब अच्छे मार्क्स ही दिए होंगे। अच्छा, इंटरव्यू आपका इंग्लिश में हुआ था या प्रॉपर या हिंदी में? क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंटरव्यू जो है हमें इंग्लिश में देना पड़ेगा या हिंदी में देना पड़ेगा। आपके साथ कैसा क्या रहा यहाँ पे? मेरा इंटरव्यू तो पूरा इंग्लिश में हुआ था। अच्छा। बट ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि इंटरव्यू वहाँ पे हिंदी में या इंग्लिश में देना है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो। जी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। इवन यूपीएससी के बोर्ड मेंबर्स ने खुद कुछ बच्चों को, इस बार मेरे साथ के बच्चे थे, उनको ये बोल के भेजा था कि बाहर जाके बता दीजिएगा आप लोगों को कि ऐसा हिंदी इंग्लिश का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको आके इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है, या इंग्लिश अच्छा। में देंगे तो आपको एज मिलेगा। अच्छा। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, उस लैंग्वेज में आप आके इंटरव्यू दीजिए, और हम आपकी पर्सनैलिटी को जज करेंगे, ना कि आपकी लैंग्वेज को। मतलब आपको अगर सामने इंटरव्यू ने कोई क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा है जी और आपको लग रहा है कि उस क्वेश्चन को आप ज़्यादा अच्छा इंग्लिश में ना बोल के हिंदी में एक्सप्रेस कर सकते हो, जी तो आप हिंदी में आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं। जी, आप बिल्कुल, आप उनसे या तो परमिशन ले सकते हैं कि सर मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ हिंदी में ये इंटरव्यू देने के लिए, अच्छा। या तो फिर अगर आप डायरेक्ट हिंदी में भी बात करेंगे तो वो समझ जाएंगे, और उसके बाद वो हिंदी में ही कंटिन्यू कर देते तो हैं। एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक मिथ जो चल रहा था स्टूडेंट्स के बीच में कि हम हिंदी मीडियम के हैं, इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई की है। कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हैं, मैं आपसे जल्दी आपसे उन क्वेश्चंस के आंसर लेना चाहूँगा, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे व्यूअर्स ने ही आपके लिए रखे हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे था कि रिटन एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटेजी आपकी क्या रही थी? रिटन एग्ज़ाम के लिए मेरी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, या फिर जो आपने अपना एक टाइम टेबल रूटीन बनाया था उसी को प्रॉपर फॉलो किया? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरी स्ट्रेटजी काफ़ी हैफेजर्ड थी। अच्छा। कि रैंडम ऐसे ही मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे, तो बस मेरा ये था कि मैं रिवीजन करके और चला गया था एग्ज़ाम देने। ठीक है। तो बेयरली एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया था, बट उसी कमी की वजह से लास्ट में मैं फाइनल में मेरिट आउट हो गया था। तो इस बार मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि जितने मैक्सिमम मार्क्स लाए जा सकते हैं ठीक है। रिटर्न में, उतने मैक्सिमम मार्क्स लाए जाएं, और उसके लिए स्ट्रेटजी यही थी कि ज़्यादा फोकस रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, और हमारे जो कोर एरियाज़ हैं जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, और इसके अलावा मैथमेटिक्स हो गया, तो इन एरियाज़ में मैं अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को मैंने चूज़ किया, और उनमें जितने मैक्सिमम मार्क्स मैं ला सकता था मैंने वो ट्राई किया था। अच्छा, एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहता है करंट अफेयर्स पोर्शन जो होता है, क्योंकि इसके कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कहीं से भी कुछ भी बोल सकता है। करंट अफेयर्स के लिए आपकी स्पेशली स्ट्रेटजी क्या रही? कैसे आपने करंट अफेयर्स को कवर अप किया? 2024 के अटेम्प्ट के लिए करंट अफेयर्स के लिए मैंने किया तो एक मैगज़ीन था, एक मिशन CAPF हब की आती है, टिडबिट्स नाम से। तो वन लाइनर मैगज़ीन है, छोटी सी मैगज़ीन होती है, मैंने लास्ट 6 महीने की मैगज़ीन की थी। उसके अलावा क्योंकि मैं 2023 के इंटरव्यू वाले साइकिल में भी था, तो मैं जनवरी से रेगुलर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा था। ठीक है। तो ये मैगज़ीन के साथ ईजिली वो कंबाइन करके मेरा ठीक ठाक काम चल गया था। क्या न्यूज़पेपर का कोई रोल रहता है, स्पेशली अगर हम बात करें जैसे हमारे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इनका कोई रोल रहता है क्या हमारे प्रिपरेशन में, स्पेशली करंट अफेयर्स पोर्शन, या फिर अगर हम बात करें इंटरव्यू पोर्शन, कोई रोल रहता है क्या? हमें रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? न्यूज़पेपर का रोल तो डेफिनेटली रहता है, ठीक है। पर
मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी आपका है, जी, तो वहाँ पे भी क्या इनका कोई रोल रहता है? अगर कोई बच्चा बिगनर एकदम है, क्या वो न्यूज़पेपर को भी लेके चले साथ में? इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए न्यूज़पेपर करने का कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें या अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बिल्कुल करिए। ठीक मुझे है। लगता है कि न्यूज़पेपर हर किसी को पढ़ना चाहिए ठीक है। और वो अल्टीमेटली आपको इंटरव्यू में हेल्प करता है और पेपर 2 में भी आपकी राइटिंग स्किल्स को बेटर करता है। ठीक है। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल पढ़िए, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपकी मैगजीन से या अदर करंट अफेयर्स के सोर्सेज से काम चल सकता है। पर इंटरव्यू के टाइम पे जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपका न्यूज़पेपर आप समझ लीजिए कि कंपलसरी हो जाता है। वहाँ पे फिर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहता। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे होती है, जैसे हम पूरे साल मेहनत करते रहते हैं, पूरे साल बहुत जी तोड़ पढ़ाई करते रहते हैं, वो एक महीना जो अंतिम होता है ना, वो कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी सी बात है कि यही रात अंतिम यही रात भारी, एक बड़ी अच्छी सी लाइन यहाँ पे थी। लेकिन जो एक महीना लास्ट का होता है, जी। बड़ा स्ट्रेसफुल महीना रहता है, क्योंकि आपको एक महीने बाद पूरे साल की मेहनत को निचोड़ के कहीं पे आपको फाइनलाइज करना है। वो उस एक महीने की फाइनल स्ट्रेटजी आपकी क्या रहती है? क्योंकि वहाँ पे बहुत अलग अलग हमारे मूड स्विंग्स भी होते हैं, मोटिवेशन डाउन भी होता है, अलग अलग थॉट प्रोसेस दिमाग में चलते हैं। तो लास्ट का एक महीना प्लानिंग स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए? आपने कैसे इसको मैनेज किया था? इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा बिल्कुल सर। कि हमारा जो 2023 के अटेम्प्ट का फाइनल रिजल्ट आया था वो 5 जुलाई 2024 को आया था और इसका रिटन एग्ज़ाम हमारा अगस्त में था, लगभग 1 महीने बाद। ठीक है। तो जब हमारा फाइनल रिजल्ट आया था तो एक तरह से आप समझिए कि टूट ही जाता है इंसान जब लिस्ट में नाम नहीं दिखता है। तो वहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे मेंटोर चौधरी सर थे। अच्छा। तो चौधरी सर ने हमारा जब फाइनल रिजल्ट आया था तो उन्होंने एक सेशन तुरंत लिया था कि जिनका जिनका नहीं हुआ है वो सेशन में आए। अच्छा। और फिर उन्होंने हम लोगों को समझाया था कि लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, बस एक एग्ज़ाम था और 1 महीने बाद आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो रिज़ल्ट के तुरंत बाद तो मैंने सोचा था कि अब एग्ज़ाम नहीं दूंगा, क्योंकि वो फेज़ था थोड़ा सा इंसान काफ़ी ज़्यादा डाउन फील करने लगता है। बिल्कुल। तो वहाँ पे उनका बहुत बड़ा रोल था कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, अपनी लाइफ की चीज़ें बताई, जिनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। और उसके बाद लास्ट के 1 महीने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी उन्होंने ही बताई थी हमें। अच्छा। कि आप लास्ट के यूपीएससी के 7-8 साल के सभी एग्ज़ाम्स के जितने भी एग्ज़ाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराती है, चाहे सीएससी हो गया, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, एनडीए हो गया या जियो साइंटिस्ट का हो गया, ये सारे एग्ज़ाम के पेपर्स आप उठाइए। अच्छा। और लास्ट 7-8-10 साल जितने आप कर पाएँ, इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स आप रिपीट मोड पे एटलीस्ट 2 से 3 बार लगाइए ये लास्ट के 1 महीनों में। सीएपीएफ के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप जी। सारे पेपर ट्राई कीजिए। जी। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो भी बेसिक चीज़ें की हुई हैं, आपकी एनसीईआरटीज़ हो गई, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हो गई, साइंस की हो गई, पॉलिटी हो की बेसिक बुक हो गई जैसे लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री आपने जहाँ से भी की है, स्पेक्ट्रम से की है तो वो, और एंशिएंट मेडिवल आपने थीम से करी है तो वो थीम्स वाली बुक। ठीक है। तो ये जो भी बेसिक बुक आपने करी है बस उनको रिवाइज करना है। और करंट अफेयर्स के लिए उन्होंने ही बताया था कि लास्ट 6 महीने की मंथली मैगजीन उठाइए। अच्छा। और उनको अच्छे से कर डालिए। 6 मंथ्स की जी। लास्ट। ठीक है। जनवरी से जून तक की। ठीक है। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस ये 3 चीज़ें अच्छे से करके जाइए। लाइफ में गुरु की जो वैल्यू है वो एक शिष्य ही समझ सकता है। जी। और बिना गुरु के तो सर कुछ भी संभव नहीं है, सब असंभव ही है। आपने सिविल सर्विसेज का नाम लिया है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक बच्चे का मैं यहाँ पे पिक करूँगा कि अगर कोई सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सपोज अगर मान लीजिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए जा रहा है, तो उसके थॉट पे क्या हम सीएपीएफ का सिलेबस भी कवर कर सकते हैं? क्या इनमें थोड़ा डिफरेंस है, या अगर हम सीएपीएफ के लिए जा रहे हैं तो यूपीएससी के लिए ना जाएं, या दोनों एग्ज़ाम को हम एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं? क्योंकि एग्ज़ाम तो यूपीएससी कंडक्ट कराता है इसका। एग्ज़ाम तो देखिए दोनों, अगर कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कर रहा है तो उसका ऑलमोस्ट 90% सिलेबस सीएपीएफ का कवर रहता है। अच्छा। तो एग्ज़ाम सेम है, बट यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है नेचर ऑफ ड्यूटी। तो बहुत बार ये गलती करते हैं सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट कि वो देखते हैं कि हाँ एग्ज़ाम सेम सिलेबस है तो एग्ज़ाम दे देते हैं। तो वो एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि जॉब हमेशा वो करनी चाहिए जो हम चाहते हैं, जिसमें हम कंफर्टेबल हों कि हाँ हम ये जॉब ज़िंदगी भर कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। तो अगर आप सच में फ़ौज में आना चाहते हैं और आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं उस हार्डशिप के लिए या वो लाइफ जीने के लिए, तो फिर आप बिल्कुल सीएपीएफ दीजिए। और एक बहुत अच्छी जॉब है, बहुत प्रेस्टीजियस जॉब है।
पर अगर आप सिविल सर्विसेज ही चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अपना 100% दे के सिविल सर्विसेज में ही कुछ अटेम्प्ट देने चाहिए, और उसके बाद अगर आप CAPF में आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। आपने बहुत सारे आंसर्स दिए और बहुत अच्छे से सारे आंसर्स दिए। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि जब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, स्पेशली CAPF जैसा एग्जाम जो UPSC कंडक्ट करा रहा है, इंटरव्यू के पहले भी हमने मॉक इंटरव्यूज़ लोग प्रैक्टिस करते हैं, देते हैं। आपने कहीं मॉक इंटरव्यूज़ दिया था, और उस मॉक इंटरव्यूज़ जहाँ भी आपने प्रैक्टिस करी थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था आपके जो रियल इंटरव्यूज़ था? उसके बाद मॉक इंटरव्यूज़ के लिए 2023 वाले अटेम्प्ट में मैं KGS में आया था, अच्छा और KGS का इंटरव्यू अभी यूट्यूब पे शायद अपलोडेड है, अच्छा, तो आपका वो लोग देख सकते हैं जी। ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था। वो मेरा 2023 के अटेम्प्ट से सिमिलर तो नहीं था, बट जैसा इंटरव्यू उस टाइम लिया गया था वो 2024 का मेरा रियल UPSC का इंटरव्यू Oh, great. काफ़ी हद तक सिमिलर हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो वो KGS का पैनल मुझे काफ़ी अच्छा लगा था लास्ट ईयर का, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स थे और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग, और मुझे लगता है DG सर थे एक RPF के आए हुए थे, हाँ, हाँ, हाँ। तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे, और उसके अलावा फीडबैक्स भी काफ़ी हेल्पफुल थे। जो आपको काफ़ी हेल्प किए थे अपने जी, आप को उन्होंने improve मुझे ना सिर्फ लास्ट ईयर बल्कि इस ईयर भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए बहुत अच्छा है। अंतिम कुछ चीज़ें जो है मैं हमारे जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं, जो हमारी ऑडियंस उनके लिए है कि अगर मान लीजिए कोई बिगिनर है तो उसके लिए कोई बेस्ट एडवाइस आप देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? आप गाइडेंस ले सकते हैं, बिल्कुल आप कोचिंग से लीजिए, या आप अपने किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट से लीजिए, या आपका कोई दूसरा मेंटोर हो सकता है जिन्होंने बाकी लोगों के सिलेक्शन कराए हों, पर आपका जो 95% रहेगा वो आपका सेल्फ स्टडी ही है जो आपका है। फाइनल सिलेक्शन कराएगी। ओके। तो हमेशा ट्रस्ट अपने सेल्फ स्टडी पे रखिए। सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी यहाँ पे जी। है। अच्छा, क्या कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करनी है ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको? प्रिपरेशन के टाइम सबसे कॉमन मिस्टेक जो होती है वो होती है कि मल्टीपल एग्ज़ाम्स को टारगेट करना, क्योंकि एक डेस्परेशन का फेज़ होता है बिल्कुल। जो कि मेरी लाइफ में भी था एक टाइम पे। ठीक है। पर मुझे लगता है कि वही डेस्परेशन का फेज़ जो हम सोचते हैं कि हमें जल्दी से 2-3 महीने में कोई एक छोटी सी जॉब मिल जाए, फिर हम दूसरी जॉब की तैयारी करेंगे, इस वजह से ऐसा होता है कि हमारे 3-4 साल बर्बाद हो जाते हैं। तो मेरा एक सजेशन यही रहेगा कि एटलीस्ट 1-2 साल एक एग्ज़ाम को अच्छे से टारगेट करके और फुल फोकस के साथ उसी को देना चाहिए। क्या बात है। एक एक एक्सपेरेंट में जो भी एक कैंडिडेट है जो प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे वो बाकियों से थोड़ा अलग हो और अपने उस मंजिल तक पहुंच पाए, कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए? मैं आपसे ही पूछ ले रहा हूँ, आप बताइए मुझे, क्योंकि आप उस स्टेज पे हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मुझे लगता है एस्पिरेंट की जो सबसे बड़ी क्वालिटी जो उसे अलग करती है बाकी एस्पिरेंट से, जो कि केवल एस्पायर करते रह जाते हैं, वो ये है कि मोटिवेशन पे रिलाई ना करके अपने डिसिप्लिन पे रिलाई करना। तो एक एस्पिरेंट को हमेशा अपने डिसिप्लिन पे रिलाई करना चाहिए कि अगर आज आपका मन नहीं है, या आपका आज थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब है, या कोई दूसरा काम है, या मूड ख़राब है, किसी से झगड़ा हो गया या कुछ हो गया, पर उसके बाद भी आपने जो भी टारगेट सेट किए हैं अपने लिए पढ़ाई के लिए कि हाँ ये चीज़ें मुझे आज ख़त्म करनी है, तो वो चीज़ें आप अपनी फीलिंग्स को साइड में रखिए और वो चीज़ उस दिन किसी भी हालत में कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है जी। इन चीज़ों में। अच्छा, कुछ रैपिड फायर सेशंस में आप चाहूँगा वन वर्ड्स जो आप मुझे बताना चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे व्यूअर्स आपके लिए रखे हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं इसमें एक वर्ड जो आपकी कंप्लीट जर्नी को डिफाइन करता है, वो शब्द कोई अगर आप बताना चाहें तो। मेरे लिए वो शब्द होगा ट्रस्ट। ठीक है। और ट्रस्ट होगा, वो सबसे बड़ा ट्रस्ट होगा वो ईश्वर में, और उसके अलावा अपनी मेहनत में। क्या बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे इतना लंबा प्रिपरेशन हो जाता है तो बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, पर आप ईश्वर में भरोसा रखिए और साथ ही साथ अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और लगे रहिए। फेवरेट मोटिवेशनल कोट आपके लिए क्या होगा? फेवरेट मोटिवेशनल कोट हमारे एक सीनियर हैं हर्ष पगदार भैया, उनके बायो में मैंने पढ़ा था कि कोई फ़र्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। क्या बात है। आपकी लाइफ का रियल हीरो कौन है, रियल मोटिवेशन कौन है? जी, 23 साल की उम्र तक मैं यही ढूंढ रहा था कि ऐसा कोई रियल हीरो मिल जाए। एक तो रियल हीरो मेरे पिताजी बचपन से रहे थे कि उन्होंने जिस हार्डशिप से होके जैसे जैसे मेरी या मेरी बहनों की पढ़ाई पे और हमारे परिवार को संभाला,
तो एक तो रियल हीरो मेरे पिताजी थे। क्या बात है। अच्छा, अगर आप CAPF नहीं होते तो क्या होते? ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा क्योंकि प्लान बी बड़ा ज़रूरी है प्लान ए के साथ, क्योंकि ज़रूरी है यहाँ पे जानना, क्योंकि हो सकता है कभी कभी हम देखते हैं कि जिस एग्ज़ाम के लिए हम बहुत ही डेस्परेटली मेहनत करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो एग्ज़ाम हमारा नहीं निकल पाता, तो एक प्लान बी बड़ा ज़रूरी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर CAPF नहीं तो क्या? प्लान बी के रूप में CAPF के अलावा मैंने स्टेट PCS की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और इस बार मेरा UP PCS का मेंस भी एग्ज़ाम अभी है 29 जून से। तो मैंने ये सोचा था कि अगर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस नहीं होगा तो मैं स्टेट पुलिस फोर्सेस भी ज्वाइन कर लूँगा एज अ डिप्टी SP। अच्छा, तो मेरा प्लान भी यही था कि मैं स्टेट PCS दूंगा या तो फिर सिविल सर्विसेज दूंगा इसके बाद। डिफेंस बहुत प्यारा, चाहे आप स्टेट पे जाएं चाहे। जी, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा से डिफेंस ही था, तो अगर डिफेंस छूटता भी तो मैं पुलिस में जाता। क्या बात है। तो आपने अभी तक पूरी जर्नी सुनी यहाँ पे हमारे एक होनहार और एक भविष्य के बहुत अच्छे और कह सकते हैं डेडिकेटेड ऑफिसर की, जिसकी जर्नी एक स्टूडेंट से, एक एस्पेरेंट से ऑफिसर तक की आपने कंप्लीट सुनी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, ज़िंदगी हमें बहुत अलग अलग तरीके से चेक करती है, लेकिन अगर कहते हैं ना कि जीतने का मादा हो, जीतने की हुकूमत हो, तो आप ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिसका आपने कभी सपना सोचा था। श्याम यादव जी, आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस अचीवमेंट के लिए। हम चाहेंगे, हमारी पूरी टीम चाहेगी और KGS पूरी की पूरी टीम आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी वेल विशेज़ हैं कि आप ज़िंदगी में और तरक्की करें और आगे जाएं। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर इंस्पिरेशन हमारे जो अपकमिंग ऑफिसर्स हैं, अपकमिंग यहाँ पे जो लोग हैं जो आपको देख रहे हैं। ये इंस्पिरेशनल जर्नी ज़रूर आपको बहुत कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो शायद कभी सोचे नहीं थे कि हम इस जर्नी को कैसे शुरू करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपको भी मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं इस स्टेज पे आ पाऊँ और अपनी जर्नी को लोगों के सामने तक पहुंचा पाऊँ। तो ये तो थे हमारे एक अमेजिंग, एक उभरते हुए अधिकारी, CAPF जैसे एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 2 सिक्योर करके श्याम यादव जी ने कहीं ना कहीं अपने परिवार का, अपने गांव का, देश का नाम रोशन किया है। और ऐसे ही और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ हम लेके आएंगे आपके सामने कुछ ऐसी अनसुलझी कहानियाँ जिनको सुन के आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो हमारे साथ इस KGS टॉक शो में ऐसे ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि इंस्पिरेशन लेना है, सिलेक्शन होके दिखाना है। बाय।